Good afternoon, students. The next topic of the fourth unit is training need identification, or you can say assessment. Now, this is a very important thing, so pay attention. A training need assessment identifies individuals, that is, of employees, current level of competency, skill or knowledge in one area, and compare that competency to required competency standard established for their position or other position within the organization. यानी कि करंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी स्किल नॉलेज उसकी क्या है और जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, दोनों से कंपेयर किया जाता है कि स्टैंडर्ड ये है और करंट उसकी कॉम्पिटेंसी स्किल और नॉलेज लेवल ये है, तो दोनों के कंपैरिजन किया जाता है. दूसरा है द डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी कैन हेल्प डिटरमाइन ट्रेनिंग नीड. अगर डिफरेंस आया, उसकी करंट कॉम्पिटेंसी लैग कर रही है, कम है रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी के कंपैरिजन में, तो उसको ट्रेनिंग की जरूरत है. दिस इज द बेसिक ऑफ ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन कि हमने स्टैंडर्ड के साथ उसकी करंट नॉलेज लेवल स्किल लेवल को कंपेयर किया और पाया कि उसमें कमी है, तो इसका मतलब यह हुआ देयर इज अ ट्रेनिंग नीड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. Rather than assume that all employees need training or even the same training, management can make informed decision about the best ways to address competency gaps among individual employees. So, specific job categories और group और teams. ये ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन ग्रुप के आउटपुट के ऊपर भी स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके भी किया जा सकता है कि भाई ये 7 जने इस ग्रुप के हैं, इनका आउटपुट इतना आया है, जबकि स्टैंडर्ड इतना है, मान लीजिए कम है, तो पूरे ग्रुप की ट्रेनिंग होगी. इंडिविजुअल लेवल पे भी इसी प्रकार का अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी कंपैरिजन किया जा सकता है अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, और उसकी करंट एबिलिटी स्किल एंड नॉलेज लेवल को कंपेयर किया जा सकता है और वी कैन फाइंड आउट द ट्रेनिंग लेवल. अगर कमी है तो नेचुरली उसको अवश्य रूप से ट्रेनिंग की आवश्यकता है. रादर देन उसके बाद है असेसमेंट कैन बी कंडक्टेड एट एनी टाइम बट आर ऑफन डन आफ्टर हायरिंग. During performance reviews, when performance improvement is needed for career development plans, for succession plans, or when changes in an organization also involve making changes to employees' job. Assessment हमेशा कब कब किया जाएगा? परफॉर्मेंस रिव्यूज जब होते हैं तब किया जाता है कि ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं, whether this person is meeting the expected level of performance or not, ठीक है, या जब हमें पता लगे कि भाई इसकी स्किल लेवल नॉलेज लेवल को इम्प्रूव करने की जरूरत है. फॉर करियर डेवलपमेंट प्लान्स, मान लीजिए हमें पता है कि इसको हम नेक्स्ट प्रमोशन तभी दे पाएंगे जब उसमें ये स्किल सेट्स होंगे, तो मे बी ही रिक्वायर्स अ सर्टेन ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू अपग्रेड हिमसेल्फ, सो वी कैन प्लान हिज करियर अकॉर्डिंगली. सक्सेशन प्लानिंग ऑब्वियसली ये टॉप लेवल के लिए होता है जनरली कि भाई मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी अब रिटायर हो रहा है, तो नेचुरली उसकी पोजीशन कौन लेगा, तो जो नेक्स्ट बंदा है नीचे का उसका इवैल्यूएशन होगा, और अगर उसमें कोई कमी पाई गई तो उसको भी ट्रेनिंग दी जा सकती है. और व्हेन चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो मेक्स नेसेसरी टू चेंज फॉर द एम्प्लॉइज. चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है ऑर्गेनाइजेशन में, तो नेचुरली उसको एडॉप्ट करने के लिए सबको ट्रेनिंग दी जाएगी और इस चेंज के कारण सब पे असर आएगा. ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड थी. नाउ coming to first step, that is identify the business need. So the person conducting the training need assessment must clearly understand the overall organization and department goals and priorities, so he can properly assess the training options and identify which training opportunities will contribute most to the overall success of the employees, the business unit and the organization as a whole. ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का रिव्यू भी किया जा सकता है. जब ऑर्गेनाइजेशन को बदलने की बात चलती है तब ये होता है कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन वाइज ट्रेनिंग एक्टिविटी को बढ़ावा दें और देखें किन किन डिपार्टमेंट में किस किस प्रकार के लोगों को क्या क्या ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है. बट ये सब किस पे बेस्ड होता है? व्हेन वी ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन मिशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल होता है, उसको रिड्यूस डाउन हम करते हैं डिपार्टमेंट लेवल के गोल्स एंड टारगेट्स के ऊपर, प्रायोरिटीज के ऊपर. अकॉर्डिंगली वी मेक असेसमेंट कि इन गोल्स एंड टारगेट्स, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, चाहे डिपार्टमेंट लेवल पे हो, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो, क्या उनको अचीव करने में सक्षम है, यानी कि ही इज केपेबल टू अचीव दोज और नॉट. चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे इंडिविजुअल लेवल की बात हो. अगर कमी पाई गई चाहे इंडिविजुअल पे, चाहे डिपार्टमेंट लेवल पे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई
ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और ये तीनों लेवल पे वर्क करती है। ठीक है, नाउ परफॉर्म अ गैप एनालिसिस। अब गैप एनालिसिस किया जाएगा कि एक्सपेक्टेड उसकी जो 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 उसकी एक्सपेक्टेड यानी कि जो स्टैंडर्ड है, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, क्या वो उसको फुलफिल कर पा रहा है। ठीक है, उस गैप को एनालाइज करना है और क्या कमी आ रही है, करंट लेवल और एक्सपेक्टेड लेवल में क्या कमी आ रही है। परफॉर्मिंग अ गैप एनालिसिस इन्वॉल्व असेसिंग द करंट स्टेट ऑफ अ डिपार्टमेंट और एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस और स्किल एंड कंपेयर दिस टू द डिजायर्ड लेवल। इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा, डिजायर्ड लेवल और करंट स्टेट को, और जो गैप होगा उसे गैप एनालिसिस कहा जाता है, उसको एनालाइज किया जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग स्टेट एंड द डिजायर्ड स्टेट इज द गैप। जो हम पाना चाहते हैं और जो करंट स्टेट है उसके गैप को हम गैप एनालिसिस या परफॉर्मेंस गैप कहेंगे। देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड फॉर कंडक्टिंग अ गैप एनालिसिस। द मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग द गैप, ठीक है, विल डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सिचुएशन। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और अकॉर्डिंगली इस स्टैंडर्ड को फिक्स किया जा सकता है और इस गैप को भी मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अब हर ऑर्गेनाइजेशन एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, एक टायर बनाने वाली, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कहने का मतलब है हर ऑर्गेनाइजेशन के एचआर अलग अलग होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की वर्किंग अलग होती है, कुछ कॉमन भी होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। तो उन सबको मद्देनजर यानी कि कीपिंग इन व्यू ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डिवाइज द स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू एनालाइज दिस गैप एनालिसिस। Depending on the situation, it may be helpful to use one or more gap analysis methods. Some gap analysis assessment tools are the following. So let us see कि ये क्या है। सबसे पहला आ गया बच्चों HR record. HR record can include accident, safety report, then job description, job competencies, exit interviews, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस एंड अदर कंपनी रिकॉर्ड सच एज प्रोडक्शन सेल्स। ये सारा जितना एचआर का डेटा है इसको एनालाइज किया जा सकता है गैप एनालिसिस के लिए। कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, किन कमियों के कारण हुआ। ठीक है, सेफ्टी रिपोर्ट से। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइबिंग द जॉब कि इस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, व्हाट आर द जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स टू बी प्लेड। तो हम ये देख सकते हैं कि कहीं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही तो हमने कम या ज्यादा नहीं कर रखी है। उसी तरह जॉब कॉम्पिटेंसीज कि भाई किसी जॉब को करने के लिए क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, उसका रिकॉर्ड। एग्जिट इंटरव्यू, जैसे लोग नौकरी छोड़ के जाते हैं तो वो क्या फीडबैक देते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। वो कोई शॉर्टकमिंग अगर वो मान लीजिए पॉइंट आउट करके जाते हैं तो उस पर भी वर्कआउट किया जा सकता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसके बेसिस पे भी होता है। और दूसरे कंपनी रिकॉर्ड सच एज प्रोडक्शन, मान लीजिए प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा था तो क्या लोगों की ट्रेनिंग की कमी थी, क्या वो गैप जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड और करंट स्टेट में डिफरेंस था, अगर था तो प्रोडक्शन रिपोर्ट भी हमें बता सकती है कि उस दौरान लोगों ने एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे परफॉर्म नहीं किया। सेल्स रिकॉर्ड, सेल्स नीचे जा रहे हैं, नेचुरली वो भी एक इंडिकेटिव मेजर है कि भाई सेल्स नीचे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाना सकती है, तो उस गैप को हम एनालाइज कर सकते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट हमने कम करनी है बट कम क्यों नहीं हो पाई, उसको भी हम एनालाइज। ये तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल डेटा है इसको हम एनालाइज करके गैप को एनालाइज कर सकते हैं कि किन कमियों के कारण ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए डिपार्टमेंट हैज अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन वर्क प्लेस एक्सीडेंट, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, देन इट वुड बी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू एक्सीडेंट रिपोर्ट एज पार्ट ऑफ द गैप एनालिसिस प्रायर टू कंडक्टिंग सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग देने से पहले गैप एनालिसिस करेंगे और उन सारे एक्सीडेंट के रिव्यूज को करेंगे कि ये एक्सीडेंट्स किन किन कारणों से हुए, किन किन लोगों में क्या क्या कमियां थी जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुए। इंडिविजुअल इंटरव्यूज भी किए जा सकते हैं with the supervisors, senior managers and sometimes with the client customers, outside vendors कि भाई आप फीडबैक दीजिए हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में या प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। उससे भी हमें काफी कमियों का पता लगता है और उस गैप को एनालाइज करने का मौका मिलता है। एग्जाम्पल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग सेफ्टी ट्रेनिंग, टॉकिंग विद द एम्प्लॉयज who not only had the accident but also witnessed the accident would be advisable। ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल एक्सीडेंट का लेके चल रहे हैं कि जिन लोगों ने उसको विटनेस किया कि भाई क्या कमी थी, क्या चीजों की कमी थी, क्या नहीं थी, तो उससे हमें सब जानकारी मिल जाएगी कि कारण क्या है
और कारण के अनुसार हम निवारण करेंगे, यानी कि द रेमेडीज विल बी अकॉर्डिंग टू द कॉजेस। तो गैप एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फोकस ग्रुप, द पार्टिसिपेंट ब्रेनस्टॉर्म अबाउट ऑल द ट्रेनिंग नीड्स, दे कैन थिंक एंड राइट देम ऑन अ फ्लिप चार्ट। सारे लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि भाई क्या क्या ट्रेनिंग नीड हो सकती है हम लोगों की, क्या क्या अपग्रेडेशंस एम्प्लॉयज में होने चाहिए। तो फोकस ग्रुप्स बोलते हैं, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, सारे लोग अपने आइडियाज देते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में और उन आइडियाज को लिख लिया जाता है, फिर उनको एनालाइज किया जाता है। दिस इज द वर्क ऑफ फोकस ग्रुप। देन वी हैव सर्वेज, क्वेश्चनर्स एंड जैसे सर्वे क्वेश्चनर्स होते हैं, वो क्वेश्चनर डिजाइन किए जाते हैं फीडबैक लेने के लिए। ठीक है, जनरली यूज स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड कैन बी डन इन राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिकली और बाय फोन। तो सर्वेज क्वेश्चनर्स से भी हमें पता लगता है, उनको एनालाइज करके स्टैटिस्टिकली हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमी थी, क्या क्या गैप्स थे हमारे स्टैंडर्ड और करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कंडक्टिंग अ कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग नीड, ठीक है, एम्प्लॉयज शुड आस्क employees what would help them provide better customer service. Employers should also obtain opinion from customers about their experiences. Obviously जो एंड कस्टमर है उससे भी फीडबैक लिया जा सकता है और साथ ही साथ बाकी दूसरे लोगों से भी हम पूछ सकते हैं कि भाई क्या क्या कमियां रही आपको इन सर्विसेज में। ठीक है, और साथ ही एम्प्लॉय से भी पूछ सकते हैं कि आप किस प्रकार से और ज्यादा बेटर सर्विसेज दे सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के एनालिसिस से आप देख रहे हैं ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जो गैप आ रहा है स्टैंडर्ड और करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में, हम उसको एसेस करके उस गैप एनालिसिस को ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay students, after gap analysis, the third step is assessing training options. So gap analysis gives us an idea about what are the training requirements against the standard performance requirements. यानी कि current requirement और standard performance requirement में what is the difference. So gap analysis से हमें वो अंदाजा मिल जाता है कि इतना difference है। Now gap analysis generates a list of training options. तो उससे हमें कई तरह की ट्रेनिंग देने के ऑप्शंस निकलते हैं कि भाई इन गैप को पूरा करने के लिए किस किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो वी कैन गेट अ होल लिस्ट ऑफ थिंग। नाउ लिस्ट कैन बी असेस्ड बेस्ड ऑन गोल्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोथ करेंटली एंड इन फ्यूचर। और ये जो मान लीजिए 5 तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे सामने निकल के आते हैं गैप एनालिसिस के बाद। अब इन 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में से हम किसको इंप्लीमेंट करेंगे ये डिपेंड करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी फिलहाल क्या है। जो ज्यादा प्रायोरिटी है और वो हमारा गोल अचीव करने में यानी कि मदद करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो नेचुरली हम उस प्रायोरिटी के बेसिस पे उसको चूज करेंगे जो मेथोडोलॉजी हमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इट विल डिपेंड अपॉन द गोल्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मेथड चुनाव करेंगे हम ट्रेनिंग देने का वो गोल्स और प्रायोरिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय हैज अ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम दैट हैज क्लियरली बीन आइडेंटिफाइड एज अ ट्रेनिंग इशू। यानी कि एक चीज क्लियरली पता लग गई इस बंदे की पुअर परफॉर्मेंस के कारण उसकी ट्रेनिंग क्या है, इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो फिर हम उसे वो ट्रेनिंग देके उसको पूरा कर सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तक ले जा सकते हैं उस बंदे को। द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद एडिशनल ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन विच ही सक्सेसफुली एक्वायर्स द नीडेड स्किल। एज अ रिजल्ट द कंपनी वुड हैव अ फुल्ली कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज हु इज ऑल्सो मीटिंग द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो नेचुरली जब वो क्लियरली आइडेंटिफाइड है गैप एनालिसिस के द्वारा कि ये कमियां हैं, ये ट्रेनिंग दी गई तो वो फुलफिल करेगा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, तो वो दे दी जाती है और वो फुलफिल कर पाता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता है। देन कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट नीड्स टू बी वेड इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस। Depending on the situation, organization may be willing to invest a significant amount in one training but not in the other list due to organization priorities and finances. दो चीजें हैं, याद रखिए, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में पैसा खर्चा होता है और पैसा ऑर्गेनाइजेशन उन चीजों पे पहले खर्चा करना चाहेगी जो कि प्रायोरिटीज की है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले चलाए जाएंगे और उन लोगों के लिए चलाए जाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे है। और चूंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है तो एक असेसमेंट करना पड़ता है कि इतना कॉस्ट अगर हम लगाएंगे एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मान लीजिए कोई भी चूज करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलेंगे। तो कॉस्ट को एसेस करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ द कंपनी। देन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को चला के लाखों रुपए खर्च करके
जो हमें रिटर्न मिलेगा, चाहे वो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एनहेंस होके मिले, चाहे इंक्रीज इन सेल के रूप में मिले, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी के रूप में मिले, वो हमें दिखना चाहिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें ये सिखाता है कि भाई हमने इतना पैसा लगाया, क्या हमें उसका रिटर्न मिला या नहीं। तो ये so it can also be used to show how long it will take for these activity to pay for themselves and provide a return on investment to the organization. ट्रेनिंग आज दी तो एकदम से उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, हो सकता है अगले 6 महीने में आए, 1 साल में आए, 1.5 साल में। तो वो भी एनालाइज किया जाना चाहिए कि एक्चुअली जो हमने खर्चा ट्रेनिंग पे किया है, क्या वो हमें अच्छा रिटर्न दे पाया है या नहीं। स्टेप 4 हो गया बच्चों, ट्रेनिंग नीड and recommendation of training program. The last step is to report the findings from the training need assessment and make recommendation for short and long term training plans and budgets, starting with the most critical priorities from the training option list. अब क्या है कि हमने स्टेप 3 तक देखिए, स्टेप 3 क्या था बच्चों, स्टेप 3 था आपका ये असेसिंग ट्रेनिंग ऑप्शंस। यहां तक जब हम पहुंच गए, हमने हर तरह की प्रायोरिटीज, हर लेवल की प्रायोरिटीज ऑर्गेनाइजेशन वाइज हमने असेस कर ली, तो सबसे पहले हमने प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे जरूरी किन किन डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग करनी जरूरी है, या किस किस कैटेगरी के एम्प्लॉयज को सबसे पहले ट्रेन करना जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू द मोस्ट क्रिटिकल प्रायोरिटीज हम सबसे ऊपर ट्रेनिंग की लिस्ट में रखेंगे और उन एम्प्लॉयज या उन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग प्रोग्राम सबसे पहले चलाए जाएंगे। नीड असेसमेंट कर लिया है हमने, और साथ ही साथ हम इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि व्हाट आर द शॉर्ट टर्म प्लान्स ऑफ ट्रेनिंग एंड व्हाट आर द लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है। और साथ ही साथ बजट और फाइनेंसेस को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। जब हम पूरी लिस्ट तैयार करेंगे तो जो रिकमेंड करेंगे हम फाइनल लिस्ट कि क्या क्या ट्रेनिंग नीड है, तो उस लिस्ट में प्रायोरिटी वाइज हम सारी चीजों को व्यवस्थित करेंगे, यानी कि वी विल keep a list of all the things according to the priority and also giving consideration to the short term and long term requirement, and also with respect to the budget and finance required in order to conduct those plans, जिससे कि एक पूरा प्रोजेक्शन हो सके कि आने वाले 6 महीने, साल भर में किस किस प्रकार की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ देनी है, प्रायोरिटी वाइज कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है और कितना कितना खर्चा उन पे आने वाला है। So this ends with this topic of training need evaluation. Then we will move on to the next topic.